जय हिंद साथियों, आज हम लोग फिर से करने वाले हैं आर्मी के लिए मॉडल पेपर करने वाले हैं, जिसमें कि टोटल 50 प्रश्न रहेंगे और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, तो ये जो पेपर है बिल्कुल आपके ओरिजिनल पेपर की तरह है। तो समझ लीजिए आपका ये टेस्ट है और इस टेस्ट को आप पूरा पूरा लगाएं और देख लें कि इस टेस्ट में कितना कर पाते हैं। जितना ही आप इस टेस्ट में करोगे उससे बढ़िया आप एग्ज़ाम में करोगे, ये मेरा 100% गारंटी है। और आज जो आपका टारगेट है कम से कम 30 क्वेश्चन करने का टारगेट है, सही सही। ठीक है, तो चलिए आज मेरे साथ पूरा पूरा टेस्ट लगा लीजिए और देख लीजिए कि इसमें से आप कितना आप कर पाते हो। लास्ट मुझे कमेंट करके भी बता देना आप लोग। और साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे ज़्यादा आपको टेस्ट चाहिए आपको, यानी 10 पेपर ऐसे बना दिया गया है पीडीएफ में। ये आप लेना चाहते हो, इसका मैं लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ले सकते हो। या फिर आप 9102195290 मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। पेमेंट करने के लिए नंबर भी यही आपका है। मैं आपको विद इन 5 मिनट में आपका ये जो पेपर है पीडीएफ में है 10 पेपर का, मैं आपको सेंड कर दूंगा। इसके लिए आपको 99 पे करने हैं। ठीक है, ये पेपर आपके लिए बेस्ट रहेगा, किसी भी बुक से अलग बुक है ये आपका पेपर है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में है कि स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था। स्वराज पार्टी जो है किसके द्वारा फॉर्मेशन और उसके किया गया था उसका। तो पहला ऑप्शन आपके पास है नेहरू जी, तिलक, गांधी जी या फिर सी आर दास। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपका आंसर क्या हो रहा है वो देख लीजिए। तो ऐसे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि सी आर दास, यानी कि चित्तरंजन दास जी हैं। अगर ऑप्शन कोई और रहता था ऑप्शन चूज कर लेते हैं, क्योंकि स्वराज पार्टी का जो गठन किया गया था सी आर दास के द्वारा और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, दोनों मिलकर ये उसको गठन किए थे स्वराज पार्टी की। ये जो किया गया था ये 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी 1923 में किया गया था। आपके क्वेश्चन में भी ये भी आ सकता है कि स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था। तो 1 जनवरी 1923 को किया गया था मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। 4 ऑप्शन आपके पास है, पहला है अकबर, बाबर, हुमायूं और बहादुर शाह। अब यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख लीजिए बाबर हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट आंसर। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पता होगा, नहीं पता होगा तो आप नोट जरूर बनाना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये कब किया गया था। तो 16वीं शताब्दी में इसकी स्थापना मतलब इसको बनाया एस्टेब्लिश किया गया था मुगल वंश को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल के क्षेत्र में संबंधित नहीं है। यानी इसमें 4 अवार्ड का नाम दिया गया है, 4 पुरस्कार का नाम दिया गया है, इसमें से कौन सा है जो खेल के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। देखिए, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है डी जो है नॉर्मन बोरोलॉग पुरस्कार जो है ये खेल के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार जो कि तीनों खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, स्पोर्ट में दिया जाता है। और लेकिन ये नॉर्मन बोरोलॉग पुरस्कार जो होता है ये वैज्ञानिक को दिया जाता है जो कि एक फर्टिलाइजर कंपनी में हो, या फिर जो साइंटिस्ट को दिया जाता है कुछ रिसर्च के लिए दिया जाता है एग्रीकल्चर में। ठीक है, एग्रीकल्चर बोलें, एनवायरनमेंट बोलें, उसमें जो परफॉर्म बढ़िया करते हैं साइंटिस्ट उसको ये नॉर्मन बोरोलॉग पुरस्कार दिया जाता है। जिसमें कि कैश प्राइज जो मिलता है उसको 5 लाख का प्राइस मिलता है, एक गोल्ड मेडल भी इसमें दिया जाता है। ठीक है, कैश की बात करूँ तो 5 लाख इसमें कैश मिलता है। आगे है गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है। गुवाहाटी जो है कौन से नदी के किनारे स्थित है। 4 ऑप्शन आपके पास है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना और गोदावरी। 4 ऑप्शन में से आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। गुवाहाटी जो है ये असम में है और ये गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आगे है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। देख लीजिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपका इसमें से कितना सही है। और देख लीजिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कल्पना चावला जो है भारत की प्रथम महिला थी जो कि अंतरिक्ष में गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे जाइए, अगला है अनुप्रस्थ तरंग फैल सकती है।
अनुप्रस्थ तरंग कहाँ फैल सकती है, ये आपका ढूंढना है, आपके सामने में है। जब आपको आंसर के लिए टाइम ना मिले तो वीडियो का पॉज करके आप आंसर करना। वैसे इसका आंसर है अनुप्रस्थ तरंग जो है ये गैस में नहीं बल्कि धातु में, यानी कि गैस में नहीं फैलता है लेकिन धातु में क्या होता है, ये फैल सकती है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक छोटे से दीपक से प्रकाश की समानांतर किरण प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। छोटे से दीपक से प्रकाश की समानांतर किरण प्राप्त करने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए, अगला है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कहा है कि पदार्थ को उष्मा में बदला जा सकता है। यानी ये किसने कहा है कि पदार्थ को उष्मा में बदला जा सकता है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके पास है, 4 में से आपका आंसर क्या है आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। वैसे इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे जाइए, अगला क्वेश्चन है, जब हाइड्रोजन हवा में जलना शुरू करती है तो वह पैदा करती है। यानी हाइड्रोजन जब हवा में जलता है तब क्या होता है। देखिए तो क्या पैदा करता है, क्या अमोनिया को, पानी, मीथेन या कार्बोनिक एसिड पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो कि है पानी। क्या है, पानी है आपका अगर आंसर। यानी हाइड्रोजन जब हवा में जलेगा तो ये क्या बनेगा, पानी बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। देखिए लगाते रहे टेस्ट आप लोग और जांच करते रहे कितना क्वेश्चन आपका सही है और कुछ क्वेश्चन गलत है तो आगे जाकर देख लीजिए कि आपका कितना इसमें से क्वेश्चन सही है। ठीक है, अब जब भी अगर मान लो कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है तो ऐसा मत मान लेना है कि चलो अब मेरा फ्रस्ट्रेट हो गया, मेरा एग्जाम खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते रहे, आप अच्छा परफॉर्म जरूर करोगे। टोटल देखा जाता है, अगर लगातार 2-3 क्वेश्चन नहीं बने तभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आपको लास्ट में देखना है कि टोटल कितने क्वेश्चन सही हैं। अगर आज आप कम करोगे और लेकिन आप कल जाके अगर मेहनत करोगे तो कल ज़्यादा करोगे, एक साथ आप बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं करोगे बढ़िया से, इसलिए आप देखते रहें और मेहनत करते रहें। अगला है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। देखिए अनुमस्तिष्क है या फिर या देखिए मस्तिष्क यहाँ पर सेरिब्रम को कहा जाता है। आप इसमें इंग्लिश में देख लो, सेरिबेलम, सेरिब्रम और ऑल्फैक्टरी लैब और मिड ब्रेन। यानी कि अनुमस्तिष्क, इसको मस्तिष्क भी कहा जाता है या फिर प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है, कहीं कहीं पर देखने के लिए मिल जाएगा। अब घ्राण मस्तिष्क ये भी कहा जाता है, घ्राण तंत्र भी कहा जाता है। यहाँ प्रयोगशाला आ गया है, यहाँ पर घ्राण तंत्र समझ लीजिए जो कि नाक से संबंधित जो होता है ये होता है। और मध्य मस्तिष्क, यानी आपका आंसर यहाँ जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ प्रमस्तिष्क हो जाएगा, यानी कि सेरिब्रम आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पर। आगे आ जाइए कि कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग गणना और तुलना के लिए प्रयोग किया जाता है। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के कौन से भाग का उपयोग किया जाता है। क्या ये डिस्क यूनिट है या नियंत्रण विभाग है या मोडेम है या ALU है। क्या है, तो आप बोलोगे ALU जो होता है कंप्यूटर में गणना और तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कई बार पूछ लिया जाता है ALU का फुल फॉर्म क्या है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि ALU का फुल फॉर्म क्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप एग्जाम अगर आर्मी का दे रहे हो तो आपको पता होगा, अगर नहीं तो आप सर्च करके जरूर कमेंट करोगे। ठीक है, आगे है, कंप्यूटर का कोई भी भाग जिसे आप भौतिक रूप से छू सकते हैं। यानी आप इसी भाषा में समझिए कि कंप्यूटर के कोई सी भाग को जिसको हम छू सकते हैं उसे क्या कहा जाता है। क्या उसे हार्डवेयर कहा जाता है, एक विभाजन यानी कि एक डिवाइस कहा जाता है, पेरिफेरल यानी कि एक कंप्यूटर में लगा हुआ कोई भाग कहा जाता है, या एप्लीकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो आप बोलोगे कंप्यूटर के किसी भी भाग को हम छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही क्वेश्चन रहता है कंप्यूटर के ऐसे कौन सी भाग इसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर कहलाता है, इसको याद रखना है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है, URL का फुल फॉर्म क्या है। URL का फुल फॉर्म क्या है।
देखिए यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर है। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखना है आपको। आगे है सॉफ्टवेयर है जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए उपयोग किया जाता है, वो क्या है, कौन सा सॉफ्टवेयर है जो विशेष कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोग्राम है, डेटा है या सॉफ्टवेयर है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, यानी कार्यक्रम, यानी कि इसको कह सकते हैं यहाँ पर प्रोग्राम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर ही होता है। क्या होता है प्रोग्राम, क्या होता है, रूल का सेट होता है या नियमों का संग्रह होता है प्रोग्राम। प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है जो किसी विशेष कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे जाइए। SMPS का मतलब क्या है, यानी इसको आप कह सकते हैं, इसको फुल फॉर्म क्या है SMPS का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, तब तक मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर है स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है, ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब आगे आ जाइए, मैथमेटिक्स क्वेश्चन है। तो यहाँ देख लीजिए क्या कह रहे हैं कि एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात 3:2 है। एक आयताकार क्या है, पार्क है, उसकी लंबाई का अनुपात जो है 3:2 है। यदि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार्क की सीमा के साथ साइकिल चलाकर 8 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है तो पार्क का क्षेत्रफल क्या है, वर्ग मीटर में। अब देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपका ये दिया गया है, एक चक्कर लगाता है तो क्या करता है वो, कितना, 12 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो उसको 8 मिनट लगता है। यानी कह सकते हैं कि यहाँ 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 और यहाँ की दूरी जो है सब मिलाकर ये एक चक्कर लगाने में 8 मिनट लगता है। तो पहले देख लीजिए कि 8 मिनट में कितना चलता है। पहले क्या है, 12 किलोमीटर 1 घंटा में है, यहाँ दिया गया है ना 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कह सकते हैं कि 12,000 मीटर कितना है, 60 मिनट में तो करता है ना 1 घंटे में, यानी कह सकते हैं कि 1 मिनट में कितना करता है ये। अब देख लीजिए यहाँ पर 1 मिनट में निकालने के लिए आपको कितना 12,000 बटा में 60 करना पड़ेगा। टोटल वो 8 मिनट चलता है ना, तो 8 से गुना कर दो तो 8 मिनट में कितना चलता है ये आपको निकल जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर 0 0 कट जाएगा, 12 पंचे 60, काट दो 20 से, 20 अठे 160, यानी 160 मीटर 1 घंटा में 8 मिनट में कितना चला, 160 मीटर। यानी कह सकते हैं कि इसकी सभी की जो लंबाई है तो क्या है 160 मीटर है, जिसको कि हम लोग परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि बोले या फिर परिमाप बोले। यानी आयत की परिमाप कितना, इतना है। अब मुझे अनुपात दिया है 3:2 का, तो मैं मान लेता हूँ कि इसका लेंथ कितना है 3x है और ब्रेथ कितना है, यानी चौड़ाई कितना है तो 2x है, यानी लंबाई है 3x और चौड़ाई है 2x। तो देखिए आयत का परिमिति क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है इसका, तो 2 × में लेंथ प्लस में ब्रेथ होता है, लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है। तो देखिए इससे पहले तो अब निकाल लो आप x का वैल्यू यानी कि लंबाई चौड़ाई निकाल लो। अब यहाँ पर 2 × में लंबाई कितना है 3x और 2x यानी 5x हो जाएगा, यानी क्या 3x प्लस 2x यानी 5x, यानी कि 5x प्लस 2x यानी 10x हो जाएगा इसको सॉल्व करके। यानी 10x बराबर में कितना दिया है मुझे, 160 दिया है ना, यानी काट दो यहाँ पर तो 60 से कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा। यानी देखो 20 पंचे 100, 0 0 1 0 यहाँ पर और होना चाहिए था, यानी 1600 मीटर यहाँ पर होना चाहिए था। कितना 1600 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। अब x बराबर 160 हो गया तो कह सकते हैं कि लंबाई कितना हो जाएगा 3x है ना, इसको 3x से गुना कर दो, यहाँ पर 3 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा ये 16 3 8 480 क्या हो जाएगा आपका लंबाई हो जाएगा। और चौड़ाई कितना 2x दिया गया है ना, तो यानी 160 को 2 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 16 320 हो जाएगा। अब देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो लंबाई इतना दिया चौड़ाई इतना दिया है, 480 गुना में 320 दिया गया है। अब देखो दोनों गुना करने पर आपका इतना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखो बोलोगे इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आता है, तो क्वेश्चन लंबा नहीं है, बस आपको समझाने में इतना टाइम लगा है, लेकिन बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको करने चाहिए। एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं आपके, 10 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन आपको टफ मिल जाएंगे जो आपको लगेंगे, लेकिन उतना टफ नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, इस क्वेश्चन का दोबारा आप देख लीजिएगा। बस इसमें आपको मेंसुरेशन में आपको फार्मूला सभी याद होना चाहिए। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ गया है, यहाँ पर थोड़ा बढ़ गया है, इसलिए कोई बात नहीं है, इस तरह क्वेश्चन भी आपको पता होने चाहिए। आगे जाइए, अगला क्वेश्चन है कि एक आयत की भुजाओं का अनुपात 4:3 है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है 972 किलोमीटर वर्ग मीटर। आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए कह रहा है।
अब देखिए आयत के भुजाओं का अनुपात, यानी कह सकते हैं कि लंबाई मान लूँगा मैं, आयत का लंबाई मैं मान लेता हूँ 4x और चौड़ाई क्या मान लेता हूँ मैं 3x मान लेता हूँ, क्योंकि दोनों का अनुपात दिया गया है और क्षेत्रफल दिया गया है 972। तो इसका परिमाप क्या है? देखो तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई होता है ना। तो यहाँ पर देख लो कि लंबाई दिया गया है 4x और 3x, यानी 4x गुना में 3x बराबर में कितना दिया है 972, तो हो जाएगा ना 4 तिया 12, यानी कि 12x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 972 हो जाएगा। अब 12 काट दो, 12 अठे 96, 12 का 12 81, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 81 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर में 81 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 9। अब x का मान 9 हो गया तो 4x दिया गया है ना, तो लंबाई कितना हो जाएगा 9 चौका 36 क्या हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू आपको पुट करना होगा यहाँ पर। तो देखो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई बराबर में दिया गया है 4x, यानी कह सकते हैं कि 4 गुना में 9 बराबर में 36 हो जाएगा। और चौड़ाई कितना हो जाएगा, ये दिया है 3x दिया गया है ना, 3 गुना में 9 यानी कि 27 हो जाएगा। अब इसका परिमाप निकाल लो। तो आयत का परिमाप क्या होता है, अभी मैंने बताया था आयत का परिमाप क्या होता है। देखो तो क्या होता है आयत का परिमाप, 2 इंटू में लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है ना। तो देखो 2 इंटू में लंबाई कितना 36 दिया, चौड़ाई इतना दिया है, तो यहाँ पर कर लो 36 प्लस में 27, यानी हो जाएगा 3 2 5 1 6 63 हो जाएगा। 63 गुना में 2, यानी 63 गुना में 2 हो जाएगा, ये वाला 2 126 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। यानी फार्मूला इसमें क्षेत्रफल का फार्मूला आया और परिमाप का फार्मूला आया, यानी दोनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन को ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस समझने की बात है और प्रैक्टिस करने की बात है। आगे है प्रति वर्ष किस दर से 8 वर्ष में कोई धनराशि दोगुनी हो जाएगी। कोई धनराशि क्या हो जाएगा दोगुना हो जाएगा, यानी देखो अब कितने दर से 8 वर्ष में राशि दोगुना, अगर राशि 1 था तो अब राशि कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी राशि पहले 100 था तो अब कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, यानी बढ़ा है क्या, तो आपका जितना आपका ये मूलधन है उतना ब्याज भी हो जाता है ना, जितना राशि था उतना कितना जितना राशि था उतना 8 साल में दोगुना हो जाता है। यानी अगर 5 रहेगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 में क्या है आपका 5 तो इसका बेसिक जो उसका मूलधन था वो भी है और 5 रुपया क्या है ब्याज भी है, तभी तो दोगुना हो जाता है ना। यानी इसमें कह सकते हैं कि मूलधन बराबर में एसआई, दोनों क्या हो जाएगा ब्याज और मूलधन दोनों बराबर ही है। पहले समझ लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब देखिए वैसे एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, आप क्या रेट पूछ रहा है ना, तो रेट का आप डायरेक्ट आप रेट ही निकाल लो। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा एस आई इंटू में 100 बटा में पी, यानी कि प्रिंसिपल, और यहाँ पर हो जाएगा टाइम। अब देखो रेट निकालने के लिए एस आई तो पूछा है, मैं मान लेता हूँ 1 है तो 100, 1 गुना में 100, प्रिंसिपल भी अगर एस आई मैंने 1 मान लिया तो आप प्रिंसिपल भी क्या मानोगे, आप 1 ही मानोगे ना, और टाइम दिया है 8 वर्ष। यहाँ नहीं कुछ भी मानोगे, दोनों तो कट ही जाएगा, इसलिए मैंने 1 ही मान लिया। अब कितना हो जाएगा 100 बटा में 8 हो जाएगा। अब काटोगे 12 8 1 8, यानी कि कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, भाग लगा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि 12.5% की दर से क्या हो जाएगा ये दोगुना हो जाएगा 8 वर्ष में। तो रेट कितना हो गया ऑप्शन नंबर ए 12.5%, 12.5% आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर है। ठीक है, बस समझने की बात है मैंने क्या समझाया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बात को आप समझ गए होंगे और पहले से ही पता होगा। ठीक है, चलो आगे है 2 पाइप टंकी को क्रमशः 10 घंटे में 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप जो है उसे 20 घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितना देर में भरेगा, कितना भरने में कितना टाइम लगेगा। अब देखो जो पाइप भरता है ये भरने वाला पाइप को प्लस में रखते हैं और खाली करने वाला पाइप को माइनस में करते हैं हम लोग। अब देखिए 10 घंटे का भरता है तो उसका 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा 1/10 मान लीजिए, प्लस में 12 घंटा में भरता है तो उसका 1 घंटे का काम 1/12 मान लीजिए, और 20 घंटे में खाली करता है ना तो इसको तो माइनस करेंगे आप, अगर भर रहा है तो मैंने प्लस करा और खाली कर रहा है तो मैंने माइनस करा। 1 घंटे में कितना खाली करेगा वो 1/20 भाग खाली करेगा वो। अब तीनों को निकाल लीजिए, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 12 10 और 20 का, क्योंकि 60 का एलसीएम हो जाएगा 10 छक्के 60, यानी 6 1 6 हो जाएगा, प्लस में 12 पंचे 60 5 हो जाएगा, माइनस में 20 दिया 60 3 हो जाएगा, 6 5 11 में से 3 गया तो 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8/60 हो जाएगा। अब कितना दो कितना टाइम लगेगा,
अब जितना आ गया ना उसको उल्टा कर दो, यानी 60/8 कर दो, यानी कि 7 58 58 40 7.5 घंटा क्या लगेगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ 7.5 घंटे में टंकी क्या हो जाएगा, भर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऐसे ही बनाओगे आप भी, कंसेप्ट बस इतना ही है। 1 घंटे का सभी काम निकाल दिया मैंने, जितना आया उसको बाद में मैंने उसको उल्टा दिया टोटल टाइम निकालने के लिए, बस इतना ही था। आगे आ जाओ, अगला है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है। देखिए ट्रेन की लंबाई पूछे या फिर मैं दूरी पूछूं, बात एक ही होता है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना में समय होता है। तो दूरी या दूरी ट्रेन की लंबाई, जब एक खंभे को पार करता है ट्रेन, जब एक खंभे को ट्रेन पार करता है तो बस वो अपनी लंबाई की दूरी के बराबर में तय करता है, तो वही उसकी लंबाई हो जाएगी, वही इसकी दूरी हो जाएगी। जब एक प्लेटफॉर्म को पार करता है कोई ट्रेन, क्या है एक प्लेटफॉर्म है, तो क्या करता है उसका दूरी कितना हो जाता है, उसका दूरी कितना हो जाता है, उसका दूरी हो जाता है अपनी लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई, कुल दूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर एक खंभे को पार कर रहा है तो क्या हो जाएगा, बस ट्रेन की अपनी लंबाई यानी कि दूरी निकालना होगा। तो चाल कितना दिया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और टाइम दिया है 9 सेकंड, तो किलोमीटर प्रति घंटा वो क्या करेंगे, पहले मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। तो 5/18 से भाग गुना करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो गया। अब गुना में कितना हो जाएगा, 9 सेकंड दिया है ना, तो 9 से गुना कर दो। यहाँ पर 9 से गुना कर दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा, 9 दूना में 18, 2 हो गया, 2 से काट दो 30, यानी 30 पंचे 150, 150 क्या हो जाएगा, 150 मीटर क्या है आपका करेक्ट आंसर, जो कि एक ट्रेन की लंबाई है, वही दूरी है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। देखिए ये इसमें क्या होता है, मेन आपका कंसेप्ट पता होना होता है, कंसेप्ट क्या है वो पता करना होता है। इसमें कंसेप्ट पता चल गया आपको, क्वेश्चन बहुत ही इजी बन जाएगा। और ये टाइम और डिस्टेंस का जो क्वेश्चन होता है, 3 ही फार्मूला इसमें आते हैं, दूरी का, चाल का और समय का। वो उसमें भी आपको एक फार्मूला आपको याद है तो चाल का भी निकाल लोगे और समय का भी निकाल लोगे। दूरी का फार्मूला पता चल गया, चाल गुणन समय। अब चाल का निकालोगे क्या हो जाएगा, दूरी बटा में, इसको समय इस तरफ कर दो, दूरी बटा में समय हो जाएगा। जब समय का निकालोगे तो क्या हो जाएगा, दूरी बटा में चाल हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको बस फार्मूला पता होना चाहिए और कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 10 पारियों में एक क्रिकेट खिलाड़ी के रनों का औसत 32 था। 10 पारी में एक क्रिकेट का रनों का औसत कितना था, 32 था। तो उसे अगली पारी में कितने रन बनाने चाहिए कि ताकि उसका रन का औसत 4 बढ़ जाए। अब देख लो पहले इस क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। अभी देखो इसका 10 पारी में औसत कितना था, इतना था, यानी 10 अगर मुझे दिया औसत दिया है, मुझे कुल पारी दिया है, इसका कुल रन कैसे निकालेंगे हम लोग, दोनों का गुना कर देंगे, यानी कि 32 गुना में 10 यानी कि 320 रन अभी था। अब 4 औसत बढ़ना चाहिए, पहले औसत कितना था, 32 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया ना, यानी अब हो गया औसत हो गया 34। तो पारी कितना हो गया, पारी कितना हो जाएगा, 11 पारी हो जाएगा ना, अगले पारी में तो खेलना पड़ेगा उसको। यानी कि अब देखो अब कितना रन उसको बनाना पड़ेगा, या अब बनाना पड़ेगा, यानी 320 रन बनाता था, औसत कितना था, 32 था, अब रन कितना बनाना पड़ेगा, 11 44, 11 33 और 37, 374, यानी कि 32 36 यहाँ हो जाएगा ना, 11 66 और 11 66 3 39। देखो इतना हो गया 300, ठीक है 396 यहाँ हो गया। ठीक है 396, यानी कि अब 11वीं पारी में उसको 396 रन बनाना पड़ेगा, यानी कितना रन अधिक और बनाना पड़ा, वही पूछ रहा है ना कितना रन ना। देखो 320 10 पारी में था और 396 हो गया आपका 11वीं पारी में, यानी कि 396 माइनस में 320 कर दो, घटा दो आप, कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा आपका रन हो जाएगा, 11वीं पारी में बनाना पड़ेगा, तो औसत 4 बढ़ जाएगा पहले से। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, नहीं तो इसको कंसेप्ट समझिएगा। ठीक है, आगे है, एक फल विक्रेता के पास पास कुछ सेब था, क्या था उसके पास कुछ सेब था, वह 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी 420 सेब बचा हुआ है। यानी कि उसमें से देखो जितना सेब था उसके पास, उसमें से 40% तो बेच लिया, तो कितना परसेंट बचा, तो 60% बच गया। तो अगर मैं बात करूं परसेंटेज में तो 60% बच गया, अगर मैं सेब की गिनती में बात करूं तो 420 से बच गया, यानी कह सकता हूं कि 60% बराबर में कितना हो जाएगा 420 सेब। तो उसे पूछ रहा है कुल कितना सेब था, तो 100% क्या हो जाएगा, कुल सेब उसका था ना, तो 100% बराबर में क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे कंडीशन में क्या करोगे, 60% बराबर इतना है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यानी कि यहाँ ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर एक्स मान लो, अब एक्स बराबर क्या हो जाएगा,
यानी कि इन दोनों गुना कर दो 420 और 100 को, 420 गुना में 100 बटा में 60 कर दो, 6 से 42 यानी कि 700 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, जो कि उसके पास 700 सेब था। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन है बोर्ड मास का। अब पहले क्या करोगे, पहले ऊपर का जोड़ दोगे, नीचे में 28 से भाग लगा दोगे। क्या करोगे, 30 80 प्लस में 61 और 60 बटा में 28, इसका मतलब ये है ना आपका 0 0 हो जाएगा, 8 हाथ में एक 2 एक 9 बटा में 28, 28 दिया 28 ना 56, 28 दिया 84, देखो 28 से 84 84 8 28 से 84 यानी 300, 330 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बस इसमें क्या करना है, बोर्ड मास का रूल फॉलो करना है, पहले ब्रैकेट का फिर नीचे में ये भाग का सीन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है, आपको रूट अंडर में 2 के पावर में n बराबर में 64 है, तो n का मान कितना है। देखो 2 के पावर में n है, रूट अंडर में है ये, और 64 यहाँ पर है। जब रूट हटाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा n के पावर में बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है, ये इस रूट का वैल्यू, यानी देखो इसको ऐसे भी समझ लो आप, 2n यहाँ पावर वैसे है ना, इसको ऐसे कर दोगे 2n गुना में 1 बटा में 2, ये रूट का वैल्यू कितना 1 बटा में 2 होता है। इसको ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, बराबर में 64 यहाँ पर है। अब देख लो यहाँ पर 2 के पावर में n बटा में 2 है, बराबर में 2 के पावर में 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा ना। यानी 64 को मैंने क्या करा, इतना मैंने कर दिया, 2 2 कट जाएगा बेस वाला, बच क्या गया n बटा में 2 बराबर में 6, कुछ बटा में 1 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, n बराबर कितना हो जाएगा 6 दूना में 12 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। तो इस तरह से मैंने अभी 25 क्वेश्चन कराया है। अब आगे देखते हैं 25 क्वेश्चन में इंग्लिश का क्या इसमें हाल है इसका है। अब देख लीजिए, मेन जो इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए इंग्लिश का ही बात होता है। इंग्लिश में इतना अच्छा स्कोर करोगे आप लोग, सिलेक्शन रेट उतना ही बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अगला आपका क्वेश्चन ये है, पैसेज ये है। देखो ये पैसेज मैंने करा दिया है आपको, कल और परसों करा दिया है, तो उस पैसेज को नहीं देखा आपने तो देख लीजिएगा। अभी नहीं देखे हैं तो वीडियो को पॉज करके पहले पैसेज देखिए, फिर आप क्वेश्चन देखिएगा और आंसर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर इंडिया, यहाँ पर है इंडिया ऐसे मान लो। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर तो पैसेज पढ़ना है और आंसर करना है। अगर नहीं कर पाते हो तो इसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इस पैसेज का। ठीक है, इसमें 2 पैसेज है, मैं 2 पैसेज का भी मैं लिंक डाल दूंगा। वैसे क्वेश्चन का बार बार आप देख लो, आपने पढ़ लेना वीडियो पॉज करके और क्वेश्चन बनाना और आंसर बाद में मैच कर लेना अपना वीडियो देखकर। ठीक है, मैं इसमें आंसर नहीं बता रहा हूँ पैसेज का। ठीक है, वैसे मैं आंसर बता ही दे रहा हूँ यहाँ पर पैसेज का। चलो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ड्यू टू स्मोकिंग हो जाएगा। आगे है, ये मैंने पैसेज करवा दिया है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, आज करा नहीं रहा हूँ आपको। वैसे लिंक इसका मैं डाल दूंगा, अब चेक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर पैसेज देखने के लिए, पैसेज का स्पेशल आपका वीडियो यहाँ पर है। ठीक है, इट इज़ डिफिकल्ट टू गिव अप स्मोकिंग बिकॉज इट क्रैबिंग सिगरेट, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप करेक्ट आंसर इसमें। आगे है निकोटिन ब्रिंग्स और सम चेंजेस इन, ये है स्ट्रक्चरल चेंज, ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट आंसर। तो आप लोगों को भी ऐसे ही पता होना चाहिए इसका आंसर। आगे है 3 कंट्रीज वेयर द इंसिडेंस, ये कौन कौन सा कंट्री था, तो ये इंडिया, इंडोनेशिया और चाइना, ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट आंसर। पैसे पर होगे तो अभी आप जान जाओगे। वैसे आप मेरा क्लास रेगुलर देखते हो तो आपने पैसे जरूर करा होगा, मुझे विश्वास है। ठीक है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सिगरेट क्या हो जाता है, सिम्टम ऑफ एजिटेशन हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। अगला पैसेज ये रहा, ये पैसेज मैंने आज करा दिया है तो इसका भी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर करना चाहते हो तो आप वीडियो पॉज करके पैसेज पर हो, फिर आप आंसर करना, तब तक मैं इसका आंसर भी आपको दे रहा हूँ। तो क्या है, द लेटेस्ट मेडिकल ट्रेजेडी इज अफेक्ट क्या है, तो ये है इम्यून सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर। आगे है एड्स इज कॉज्ड बाय वायरस नॉन एज, यानी एड्स कौन से वायरस से होता है, ये HIV वायरस से होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आप लोगों को भी ऐसे ही आंसर पता होना चाहिए एग्जाम में करने के लिए, क्योंकि हमने पैसे करा दिया है, इसका मुझे आंसर पता है बढ़िया से और मुझे याद ही रहेगा ये चीज़। द ओनली वे टू बी अवे फ्रॉम एड्स इज, ये क्या है, सेफ बिहेवियर, का ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। आगे है व्हाट शुड बी कंसर्न इन ट्रांसमिशन और ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, ये हो जाएगा यूज डिस्पोजेबल सिरिंज, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है।
आगे आ जाओ, द वर्ड डिस्पोजल मीन्स, ये क्या है, टू बी थ्रोन आफ्टर यूज। ऑप्शन नंबर 20D जो है आपका करेक्ट आंसर है, यानी यूज करने के बाद फेंके जाने वाली चीज़ को क्या कहते हैं, डिस्पोजल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलो आगे क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम गिवन ऑफ बिलो। ये ब्लैंक दिया गया है, दो ब्लैंक में कौन सा आर्टिकल फिट करेगा आपको यहाँ पता करना है। अब क्या है, द प्रोफेसर हैड अ बिग नोज, स्मॉल माउथ एंड इनॉर्मस मुस्टैच। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आर्टिकल देखो, यहाँ पर दोनों में से फिट करो। देखो यहाँ पर कुछ भी, यहाँ कौन सा आर्टिकल आएगा, यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा। देखिए इनॉर्मल मुस्टेज, यहाँ पर नॉर्मल क्या है, मुस्टेज, और मौत क्या है यहाँ पर है, तो आपका एक जनरल फॉर्म में एक नॉन है, तो नॉन से पहले आर्टिकल तो लगेगा ही। अब यहाँ इनॉर्मस है यहाँ पर, तो इनॉर्मस से पहले आप क्या एन ही लगाओगे, तो कन्फर्म है, एन वाला आपका एक ये है, ये है। अब देखो यहाँ पर दोनों लगा, ए लग जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है, कि ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, द प्रोफेसर हैड अ बिग नोज, ए बिग नोज, ए स्मॉल माउथ, और ए स्मॉल माउथ, और द एन इनॉर्मस मुस्टैच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी, ठीक है। आगे आ जाओ, ये आपको आर्टिकल फिल करना है, इसमें क्या हो जाएगा, व्हेन द फायर अलार्म रैंग देयर वाज टोटल कैओस। जब क्या हुआ, फायर अलार्म बजा, सभी क्या भगदड़ मच गया, ठीक है ना, बहुत भगदड़ सा हो गया यहाँ पर। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नो आर्टिकल करोगे, क्योंकि देखो यहाँ भगदड़ है, यहाँ पर कोई ऐसी नहीं है भगदड़ है, यहाँ कोई सा आर्टिकल फिट नहीं करेगा, इसलिए आप ऑप्शन नंबर डी आंसर करना, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा नो आर्टिकल, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, क्या है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल आर्टिकल। आर्टिकल से फिल करना है आपको, तो यहाँ क्या है, ब्रेवरी ऑफ लक्ष्मी बाई इज प्रेज वर्दी। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका आंसर, द, ए, एन, या फिर नो आर्टिकल। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द ब्रेवरी ऑफ। देखो यहाँ ब्रेवरी क्या है, बहादुरी यहाँ पर है, एक आपका एडजेक्टिव यूज किया गया है, एक एडजेक्ट यूज किया गया है। देखो वैसे तो इसमें आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पर करेंगे, क्योंकि कोई भी आपका एडजेक्टिव अगर कोई प्रॉपर नाउन या कोई प्रॉपर नाउन पार्टिकल नाउन के बारे में बता रहा है, तो उससे पहले हम लोग आर्टिकल का यूज़ करते हैं। मैंने किस में क्या रूल बताया मैंने आपको, अगर मान लो कोई पार्टिकुलर नाउन के लिए बता रहा है कोई एडजेक्टिव अगर, तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा, द का यूज करेंगे। द ब्रेवरी ऑफ लक्ष्मी बाई इज प्रेजवर्दी। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे आ जाओ, यहाँ पर प्रिपोजिशन से फिल करना है आपको, फिल इन द ब्लैंक विथ अ सुटेबल प्रिपोजिशन फ्रॉम गिवन ऑप्शन। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द ट्रेन रन्स मुंबई एंड न्यू दिल्ली। क्या हो जाएगा, द ट्रेन रन, यानी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलता है, कहाँ से कहाँ चलता है। देखो रन, देखो यहाँ फ्रॉम तो आएगा नहीं, फ्रॉम यहाँ रहता था, यहाँ पर टू आता है, यहाँ पर तो फ्रॉम आएगा नहीं, फोर आएगा नहीं, टुवार्ड्स आएगा नहीं। अगर मान लो रन टुवार्ड्स मुंबई, से मुंबई रहता था टुवार्ड्स यूज़ कर भी सकते थे, लेकिन यहाँ पर यूज़ करेंगे सबसे बेस्ट जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिटवीन हो जाएगा, क्योंकि द ट्रेन रन्स बिटवीन मुंबई एंड न्यू दिल्ली, ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच चलता है ये ट्रेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे है आपका क्या है, फिल इन द ब्लैंक विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन। अब क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर एम केयरफुली, यानी कि एम केयरफुली द टारगेट। क्या है, आपको टारगेट पर ठीक तरीके से एम करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, एम केयरफुली एट द टारगेट। क्या हो जाएगा, इन द टारगेट तो होगा नहीं, ठीक है, कोई विद इन तो है नहीं, लोकेशन के अंदर इन आएगा नहीं, ऑन द टारगेट होगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इनटू टारगेट नहीं होगा, एट हो जाएगा। सबसे बेस्ट यहाँ पर है आर्टिकल इसके लिए कि एम केयरफुली एट द टारगेट, कोई खास पोजीशन यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा, एट द टारगेट हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। देखो यहाँ पर माई ब्रदर वॉज ऑल वीक, यानी कि मेरा ब्रदर जो है एट द होम या एट होम या इन द होम या इन होम, क्या हो जाएगा, हमारा ब्रदर जो है हमेशा क्या होता है, घर पर ही रहता है। क्या रहता है, घर पर ही रहता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ढूंढने के लिए देखिए, यहाँ पर आप एट दी होम करोगे या एट होम करोगे, क्या करोगे,
तो यहाँ पर देख लीजिए आपका बेस्ट जो लगे आप कर सकते हो यहाँ पर। तो सबसे बढ़िया यहाँ पर जो बेस्ट है आपका एट द तो यूज़ करेंगे नहीं यहाँ पर, तो एट यहाँ पर तो यूज़ होगा ही, तो एट होम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एट होम हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। माई ब्रदर वाज एट होम ऑलवेज, हमारे घर पर ही रहते हैं ब्रदर, ठीक है, घर पर ही थे। आगे है नाइदर, इसमें क्या क्या पता करना है? इंडिकेट द एरर। आपको यहाँ पर स्पोर्टिंग एरर क्वेश्चन है, आपको कॉमन क्वेश्चन यहाँ पर है, तो आपको पता करना है कौन से पार्ट में एरर है। क्या है? नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रन सेड देयर प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड, नो एरर। आप यहाँ पर टाइम लेने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं और देख लीजिए आपका आंसर क्या है। इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, ये पार्ट नंबर बी में एरर है। तो बी में एरर क्या है यहाँ पर? देखो नाइदर नॉर का जब यूज़ किया जाता है या आइदर और का यूज़ किया जाता है तो यहाँ पर आप क्या करोगे? प्लूरल का यूज़ नहीं करोगे, देयर का यूज़ नहीं करोगे यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर देयर का यूज़ यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसलिए आपका एरर है, ठीक है। चलो आगे है ए वैरायटी ऑफ प्लेजेंट आइटम इन द शॉप अट्रैक्ट एवरीबॉडी, नो एरर। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में बहुत जगह आपको सही मिलेंगे, बहुत जगह गलत मिल जाएंगे, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ रिसर्च करके। तो इसमें जो एरर है कोई से भी पार्ट में एरर नहीं है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? नो एरर, यानी एरर लेस क्वेश्चन आपका है ये। क्योंकि अब यहाँ पर एरर क्यों? यहाँ पर आपको आ जाएगा, यहाँ पर अट्रैक्ट यहाँ दिया गया है, लगेगा आपको एरर है ए वैरायटी देखकर। लेकिन अगर ए वैरायटी दिया गया है, यहाँ पर ए वैरायटी दिया गया है, तो आप हमेशा यूज़ क्या करोगे? ए वैरायटी के साथ आप प्लूरल का यूज़ करोगे। लेकिन जब द वैरायटी दिया रहे, क्या रहे? द वैरायटी अगर यूज़ कर रहे तो आप क्या यूज़ करोगे? आप तो यहाँ पर अट्रैक्ट्स का यूज़ करोगे, द रहेगा तो। लेकिन यहाँ पर वैरायटी है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? प्लूरल का यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर अट्रैक्ट बिल्कुल सही है। इसलिए इस सेंटेंस में कोई सा भी एरर नहीं है, ठीक है। आगे आ जाओ, इसमें एरर है कि दिस हैपेंड जस्ट एग्जैक्टली 5 years एगो, नो एरर। तो यहाँ पर एरर कौन से पार्ट में है देख लीजिए। तो यहाँ पर एरर है पार्ट नंबर बी में एरर है कि जस्ट और एग्जैक्टली का मीनिंग दोनों का सेम होता है, लेकिन दोनों एक साथ यूज़ कर दिया गया है, इसलिए ये गलत है। तो यहाँ पर या तो जस्ट का यूज़ करो या फिर एग्जैक्टली का यूज़ करो, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, आपका PQRS का क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। तो सेंटेंस पहला दिया गया है आपको, पहला के बाद सेंटेंस को जोड़ने हैं आपको यहाँ पर उस तरह से। देखो ये बनाने के लिए आप हर तरह का ट्रिक का, हर तरह का फॉर्मूले का, हर तरह का प्रैक्टिस आप यूज़ करोगे। सबसे इसमें देखो, एक तो ग्रामेटिकल जो है वर्ड का है, इसका मीनिंग जो है बैठाना है, सेंस लगाना है, और साथ साथ में आपको यहाँ पर इससे भी हेल्प लेके आपको क्वेश्चन बनाने होंगे PQRS का, तभी आप कहीं जाकर इस क्वेश्चन को बना पाओगे। अगर आप चाहते हो कि आपका वर्ड बहुत बढ़िया कमांड है, सेंटेंस को फॉर्म कर लेते हो, तभी आप कमांड तभी कर लोगे, नहीं, आपको हर तरह के इसमें यूज़ करने होते हैं, हर तरह के दिमाग लगाने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो क्या है कि इन 1915, एक बार सेंटेंस को छवि पढ़ लो, ठीक है, एक बार आइडिया लग जाएगा सेंटेंस क्या कहना चाहता है। इन 1915 फ्रॉम प्रेसिडेंसी कॉलेज विच नाउ bears his name was founded the great institute after his retirement। देखो टाइम तो यहाँ पर दिया गया है एक 1915, तो टाइम दिया गया है तो यहाँ पर रिटायरमेंट से होगा। जान देखो ऐसे सेंटेंस मैं एक सोच रहा हूँ मैं, इन 1915 आफ्टर हिज रिटायरमेंट। देखो 1915 में रिटायरमेंट के बाद क्या है? इन 1915 आफ्टर हिज रिटायरमेंट, बिल्कुल सही। यहाँ पर एस बैठ रहा है, अब यहाँ पर एस बैठ रहा है, तो एस के लिए आपका ऑप्शन डी है और ए है। अब देखो आफ्टर हिज रिटायरमेंट यूज़ करता हूँ अगर, रिटायरमेंट फ्रॉम प्रेसिडेंसी कॉलेज बिल्कुल बैठ रहा है यहाँ पर, या फिर देखो यहाँ पर, लेकिन आगे देखो आफ्टर हिज रिटायरमेंट विच नो वियर्स, देखो यहाँ पर बैठ नहीं रहा है यहाँ पर विच नो। देखो आफ्टर रिटायरमेंट बॉस फाउंडेड द ग्रेट इंस्टीट्यूट। देखो इसके बाद देखो एस के बाद आर भी ले सकते हो, लेकिन एस के बाद आर नहीं लोगे, आप पी लेना, क्योंकि देखो रिटायरमेंट कहाँ से हुआ था? उसको प्रेसिडेंसी कॉलेज से रिटायरमेंट हुआ था ना, तो एस के बाद आप पी यूज़ करोगे। उस कंडीशन से आप एस के बाद आर वाला नहीं लोगे, आपका डी लोगे। एस के बाद पी मेरा बैठ रहा है, उसके बाद देख लो अब आर क्यू बैठ रहा है, अगर आर क्यू बैठ रहा है तो मेरा आंसर सही हो जाएगा, नहीं तो फिर आर वाला ऑप्शन में चलेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम प्रेसिडेंसी कॉलेज, आर में दिया गया बोस फाउंडेड द ग्रेट इंस्टीट्यूट, उसके बाद क्यू है विच नो वियर्स हिज नेम। देखो विच किसके लिए यूज़ किया गया? इंस्टीट्यूट के लिए यूज़ किया गया ना, तभी आपका आर के बाद क्यू मैच कर रहा है, यानी
यानी कि आपका मेरा सिलेक्शन जो था ऑप्शन नंबर डी जो था मेरा बिल्कुल सही था, तो आपका आंसर भी क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो रहा है आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप भी बनाओगे। ये चीज़ कब कर पाओगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप कर पाओगे। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला है अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स टू द गेम। यानी कि आपको यहाँ पर जो ब्लैंक दिया गया, ब्लैंक में 4 सेंटेंस को फिल करके डालने हैं। यानी अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, अब देखो प्रोफेशनलिज्म इन स्पोर्ट्स, ये बैठ सकता है। सिंस स्पोर्ट्समैन परस्यू सक्सेस मोर, देखिए स्पोर्ट्स सिंस स्पोर्ट्समैन, देखो अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ, देखिए एक्सपर्ट के ओपिनियन के अकॉर्डिंग, सिंस इसके बाद ले रहा हूँ तो बिनिंग बैठ नहीं रहा है मेरा, यानी क्यू से स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो 2 ऑप्शन तो मेरा वैसे ही कट जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगर 2 ऑप्शन कट रहा है तो पी से स्टार्ट हो रहा है। यानी अब ये तो समझ गया मैंने कि यहाँ पर इसके बाद मेरा क्या लेना पड़ेगा, मुझे पी लेना पड़ेगा मुझे। देखो प्रोफेशनलिज्म इन स्पोर्ट्स, ये बिल्कुल मेरा बैठ भी रहा है, ये भी है भी ऑप्शन में भी। अब पी के बाद मुझे आर लेना है, एस लेना है, देख लीजिए। तो अगर मैं पी के बाद अगर आर ले रहा हूँ, ये वाला आर ले रहा हूँ, देखो प्रोफेशनल इन स्पोर्ट्स डज नॉट मोर हार्म देन गुड, मेरा बैट यहाँ लेने में कोई दिक्कत नहीं है आर को, लेकिन एस के बाद एस क्या लूँगा मैं क्या, देखो प्रोफेशनलिज्म इन स्पोर्ट्स देन देयर कमिटमेंट, जैसे मैंने अभी यहाँ पी के बाद मैंने एस गया ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग, तो मेरा मैच नहीं कर रहा है मेरा कोई सेंटेंस, मतलब सेंटेंस फॉर्म ने मीनिंगफुली नहीं बना यहाँ पर, इसलिए आपका बी कट गया। अब देखो 3 ऑप्शन कट गए हैं, तो आपका क्या है, बिना पूरा पढ़े हुए मेरा आंसर क्लियर हो गया कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप भी कर सकते हो। आप देखो मैंने पूरा बनाया नहीं, लेकिन यहाँ पर आंसर मेरा क्लियर हो गया पूरा तरीके से, क्योंकि मैंने हर तरह से ध्यान रखा, मैंने ऑप्शन ध्यान रखा, मैंने वर्ड पर ध्यान रखा, टेक्स्ट का मीनिंग मैंने निकाल के देखा, यानी कि देखो हर तरह से मैंने बनाया, तो मेरा पूरा सेंटेंस पढ़े बिना मेरा आंसर क्लियर यहाँ पर है। तो आप भी ऐसे ही सोचना। ठीक है, देखो मैं समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, जब प्रैक्टिस करूँगा मैं सेल्फ के लिए तो टाइम कम लगेगा और मैं श्योर भी रहूँगा। अब मैं एक सेंटेंस को पूरा पढ़ के देख लेता हूँ, यानी पी के बाद आर, पी के बाद क्या आर आना है, फिर इसके बाद क्या जाना है मुझे, क्यू, फिर एस आना है मुझे। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स प्रोफेशनलिज्म इन स्पोर्ट्स डज नॉट मोर हार्म देन गुड सिंस स्पोर्ट्समैन परस्यू सक्सेस मोर देन, देखो मोर के बाद आ गया मोर देन ना, मोर देन देयर कमिटमेंट टू द गेम, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे आ जाओ, आगे क्या दिया गया है, देयर इज नो डॉट द चिल्ड्रन ग्रो मोर, बैठ रहा है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। नो डॉट ऑन लेंथ ऑफ स्लीप, ये भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है। अब आगे देखो देयर इज नो डॉट बट द ग्रोथ ऑफ, देखो बट वाला तो आएगा नहीं, आर वाला तो आएगा नहीं, आर वाला ऑप्शन में भी नहीं है। ठीक है, देयर इज नो डॉट व्हेन अस्लीप, ये भी एस वाला भी नहीं आएगा, तो एस वाला ऑप्शन में भी नहीं है। तो आपका सेंटेंस पी से होगा या क्यू से होगा। अगर मैं पी से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अगर मैं पी से स्टार्ट कर तो ऑप्शन बी और सी लेना पड़ेगा मुझे, अगर ऑप्शन बी लेके मैं चलता हूँ पहले। ठीक है, देखिए देयर इज नो डॉट, इसमें कोई डॉट नहीं है कि देयर चिल्ड्रन ग्रो मोर, पी के बाद एस, व्हेन स्लीप, जब स्टूडेंट सोता है तब ज़्यादा ग्रो करता है, मोर व्हेन स्लीप, जब सोता है तो बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। उसके बाद मुझे क्यू, देखिए पी के बाद मेरा एस, मेरा पी के बाद मेरा एस बैठ रहा है, पी के बाद मेरा एस बैठ रहा है, क्यू लेना पड़ेगा। उसके बाद ऑन लेंथ ऑफ स्लीप, जैसे मेरा व्हेन अ स्लीप पर आ गया यहाँ पर, तो मेरा आगे बैठ रहा है क्या, नहीं बैठ रहा है, व्हेन अ स्लीप ऑन लेंथ ऑफ स्लीप, व्हेन अ स्लीप नहीं, गलत है यहाँ पर, यहाँ बैठने रहे यहाँ पर। ठीक है, मैं ऐसे पढ़ता हूँ कि द चिल्ड्रन ग्रो मोर व्हेन अ स्लीप बट द ग्रोथ मे नॉट डिपेंड, या एस के बाद मेरा आर मेरा आना चाहिए, एस के बाद आर, देखो एस के बाद मेरा आर आ रहा है ना, देयर इज नो डॉट व्हेन अ स्लीप, देखो उसके बाद मैं क्या लेता हूँ, व्हेन द चिल्ड्रन ग्रो मोर व्हेन अ स्लीप, पी के बाद एस मेरा मैच करा। ठीक है, उसके बाद आर मैच करा ना, बट द ग्रोथ मे नॉट डिपेंड ऑन आ गया ना, डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ स्लीप, यानी देखो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल करेक्ट बैठ गया है मेरा यहाँ पर। तो आपका ए भी नहीं बैठेगा आप, और सी भी डी भी नहीं बैठेगा। आप ऐसे भी आप करोगे तो आप ऐसे आंसर को कर सकते हो आप लोग। ठीक है, चलो आगे है आपका साइनोनिम और एंटोनिम पता करना है। तो क्वेश्चन आप 48 में क्या है, साइनोनिम ऑफ एडवांस, एडवांस का साइनोनिम क्या है।
पेमेंट, प्रोग्रेस, रिट्रीट या फिर इंटेलिजेंट। तो एडवांस मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना, विकास करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 7 में हो जाएगा प्रोग्रेस, हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। प्रोग्रेस आपका करेक्ट आंसर है पर एडवांस का प्रोग्रेस आपका सिनोनिम में है, ठीक है। रिट्रीट इसका पीछे की तरफ आ जाएगा यानी कि एंटोनिम में हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पेमेंट मतलब जानते हैं आप लोग, इंटरेट मतलब क्या होता है, पीछे की ओर जाना, पीछे हटना, इंटेलिजेंट मतलब तेज होता है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। आगे है एंटोनिम ऑफ जेन्यून। जेन्यून मतलब क्या होता है, वास्तविक होता है। तो इसका एंटोनिम पता करना, उल्टा वर्ड पता करना है, ट्रू, फॉल्स, आर्टिफिशियल और सुपीरियस। अब देखो यहाँ पर आर्टिफिशियल क्या हो जाएगा, बनावटी, ये जेन्यून है, ठीक है, वास्तविक है, और आर्टिफिशियल बनाया हुआ है, दोनों के आपस में एंटोनिम है, उल्टा वर्ड है, ये अपोजिट वर्ड है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ट्रू मतलब सही होता है, फॉल्स मतलब गलत होता है, सुपीरियर मतलब होता है बेहतर होता है, बढ़िया होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बेस्ट यहाँ पर एंटोनिम में है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका एंटोनिम ऑफ कौंसिल। कौंसिल का एंटोनिम क्या है, कौंसिल का एंटोनिम क्या है, क्या रिवील है, लेटेस्ट है, हिस्टोरिकल है या फिर न्यू है। तो रिवील कौंसिल क्या हो जाएगा, रिवील हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौंसिल का। कौंसिल मतलब क्या, छुपाना, रिवील मतलब क्या होता है, दिखाना, जाहिर करना, भेद खोल देना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेटेस्ट मतलब जानते हैं हम लोग, वर्तमान, हिस्टोरिकल, हिस्टोरी जानते हैं हम लोग, न्यू जानते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से मैंने अभी 50 क्वेश्चन कराया है। तो 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ साथ मुझे ये बताना कि आपको ये टेस्ट कैसा लगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, नहीं तो आप जानते ही हो कि आपको मैं कितना कराता हूँ नहीं कराता हूँ, आप लोग खुद जानते हैं आप लोग, ठीक है। आपके लिए क्या बेहतर है आप मेरे से अधिक आप लोग जानते हो, लेकिन मुझे जो लगता है आप लोगों के लिए बेस्ट है वो मैं हमेशा कराने की कोशिश करता हूँ। बाद बाकी टाइम कम है, आप टेस्ट देने के लिए, अपने आप को जांचने के लिए, इससे बेहतर पेपर आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप पेपर को आप ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप 9102195290 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। पेमेंट भी आपको इसी नंबर पर करके आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको ये PDF 10 पेपर का मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा विदिन 5 मिनट्स, ठीक है। बाद बाकी और भी जो क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाद बाकी एग्ज़ाम जो है आपका 30 जनवरी को एग्ज़ाम हो सकता है, ये भी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि आपका 30 जनवरी को एग्ज़ाम हो जाए, ठीक है। इसलिए अपने आप को तैयार उसी तरह से करें 30 जनवरी के लिए, ठीक है। बाद में अगर डेट बचाएगा तब भी कोई बात नहीं, लेकिन एग्ज़ाम होना है, एग्ज़ाम होगा ज़रूर, ठीक है। इसलिए इस बार इस चांस को ना खोएं। बाद में वैकेंसी भी जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं अपने, तो इसलिए प्रिपरेशन को आप स्टार्ट रखें, जारी रखें, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद,